हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम्स लॉ को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। ऐसे आप ऑलरेडी ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं, जूनियर क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ के बारे में, लेकिन यहां जो ओम्स लॉ पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? E बाई एम टाउ। E बाई एम टाउ, जहां VD हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E हो गया वेयर E क्या है? ये है चार्ज है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। M क्या है? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप। टाउ को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन या रिलैक्सेशन टाइम इसको कहते हैं। यही एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन है, टाइम ऑफ कोलिजन, या इसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। और करंट का फॉर्मूला जानते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है, उसके अनुसार आप जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू होता है I बाई NEA, जहां वेयर I क्या है? यह है अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट। ये क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्या कहता है? एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इसका लेंथ है L। जैसे ही आप कोई सेल से जोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया भी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं V बाई L, और इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहने के लिए तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। M क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का मास है। E हो गया V बाई L, या इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना डेवलप हुआ।
ये क्या है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, एन इसी को हम माने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ फोर्स लगता है। तो फोर्स लगता है तो वेलोसिटी होगा। तो ये जो फोर्स लगता है जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलिजन होता है, या कंडक्टर के वाल से कोलिजन होता है, तो कोलिजन के फलस्वरूप एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पर वेलोसिटी होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और करंट जो फ्लो होता है, करंट होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। मतलब करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फार्मूला हो गया, ई बाई एम टाउ, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला हो गया। दूसरा नंबर हो गया, कहता है कि दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ई बाई एम टाउ इक्वल टू आई बाई एन ई ए, जहां आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, V बाई एल होता है। तो E बाई एम और E का वैल्यू हो गया V बाई एल टाउ I बाई एन ई ए। तो आप लिख सकते हैं, कुछ कट तो नहीं रहा है, तो I बाई V निकालिए या V बाई I निकालिए। V बाई आई क्या हो जाएगा, V बाई आई, V बाई आई हो जाएगा ml बाई एन ई स्क्वायर, ए टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ ए या ए टाउ लिखिए, ए टाउ लिख दीजिए, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ हो गया। अब कहता है ये जो वैल्यू है, देखिए V बाई ए का वैल्यू जो हो गया एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। एम क्या है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यदि कंडक्टर दिया हुआ है, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कोई यदि कंडक्टर दिया हुआ है, फॉर ए गिवन कंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ई का वैल्यू, ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, कंडक्टर दिया हुआ है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, एल लंबाई कांस्टेंट है, और टाउ रिलैक्सेशन जो टाइम होता है, ये एक्चुअली यही डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो कहता है ये वैल्यू होता है कांस्टेंट, ये जो वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन कंडक्टर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि कंडक्टर आपको दिया हुआ है तो एन का वैल्यू, एल का वैल्यू, एन का वैल्यू, ई का वैल्यू, ए का वैल्यू कांस्टेंट है।
और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है ये कांस्टेंट होता है। तो ये सारा वैल्यू फॉर ए गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू हो गया कांस्टेंट, ये वैल्यू हो गया कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं और V बाई आई, यही जो कांस्टेंट है इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हो गया कांस्टेंट। या इसको कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू V इक्वल टू आई आर, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही है ओम्स लॉ। दिस इज द ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ है, यही ओम्स लॉ है। तो कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर दिया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यह जो करंट फ्लो हो रहा है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Hence, at constant temperature, यहां लिखे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है तभी ये कांस्टेंट होगा, ये रिलैक्सेशन टाइम तभी कांस्टेंट होगा, ये जो टर्म है कांस्टेंट तभी होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। Hence, at constant temperature, constant temperature, the potential difference across two end of conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it, या कंडक्टर। यहां क्या हो गया, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ कहते हैं। ये ओम्स लॉ हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर हमने इसको डिराइव कर दिया ओम्स लॉ को। अब जो पहले जो ओम्स लॉ जो देखे थे उसमें आप देखे थे ओम्स लॉ के बाद देखे थे रेजिस्टेंस आर जो है, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बहुत सारे टर्म बताए थे, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, इसका वैल्यू क्या होगा जरा देखिए। resistance and resistivity, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओम का नियम से आप लोग पर हम लोग पढ़ चुके हैं,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या पढ़े हैं? V बाई आई इक्वल टू आर, V बाई आई इक्वल टू आर ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग क्या पढ़े? V बाई आई का वैल्यू पढ़े, V बाई आई का वैल्यू पढ़े ml बाई एन ई स्क्वायर 8 टाउ। पेपर है, मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया ml बाई एन ई स्क्वायर 8 टाउ। सो R इक्वल टू हो गया m एन ई स्क्वायर टाउ L बाई। मतलब कह सकते हैं यह जो रेजिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट है फॉर ए गिवन कंडक्टर, नहीं कहिए, at constant temperature, ए वैल्यू कांस्टेंट हो गया, एन ई स्क्वायर टाउ ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एम तो कांस्टेंट होता ही है, एन कांस्टेंट होता ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता ही है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो गया तो एक टर्म कांस्टेंट हो गया। सो ये जो आर का वैल्यू है प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब कह सकते हैं हेंस resistance of conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its क्रॉस सेक्शन एरिया। यदि आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यहां ये भी क्लियर हो गया कि यह जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है वो तो बाद की बात है, वो हम बाद में बताएंगे कि यह जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग देखें ये रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होता है। जिस तरह रेजिस्टेंस हम लोग देखें उसी तरह हम लोग देखें कि रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पहले आप ये भी पढ़ चुके हैं, रो एल बाई ए, फिर ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस, या इसी को कहते हैं रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। सो रो का वैल्यू क्या हो गया, इससे हमको इसको कंपेयर कर दें तो रजिस्टिविटी का वैल्यू हो गया m/n e²τ। मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है ही, इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है तो फिक्स्ड है। हाँ, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। मतलब यह जो रेजिस्टिविटी है किस पर डिपेंड करेगा, हेंस ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, मतलब n पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम n। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कॉपर में अलग होगा, आयरन में अलग होगा, एल्यूमिनियम में अलग होगा। हर एक मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होगा। मतलब कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल से बना है कंडक्टर, आयरन का है कि कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है। यदि आप कंडक्टर का मटेरियल चेंज करते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू चेंज हो जाता है, और ये रेजिस्टिविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। और किस पर डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, या इसी को कहते हैं दैट इज टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। तो m और e का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो कहता है रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कंडक्टर के मटेरियल के पर डिपेंड करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसीलिए हर एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब जरा हम लोग जरा देख लें कंडक्टेंस, देख लें कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। इसके लिए कुछ नहीं करना है, कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, तो 1/R हो गया। R का वैल्यू यहां से लिख दीजिए, ml/ne²τ हो गया। तो कंडक्टेंस का वैल्यू हो गया
एम ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम एल। नाउ कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे 1 बाई रो। 1 बाई रो, रो का वैल्यू यहां से भर दीजिए, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो सिग्मा कंडक्टिविटी का वैल्यू हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई। मतलब यह जो कंडक्टिविटी है ये किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जिसका ज्यादा है उसका कंडक्टिविटी ज्यादा है। और इसी के आधार पर हम लोग मटेरियल को डिवाइड करते हैं, यही कंडक्टिविटी के आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर डिफाइन करते हैं कि जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। मेटल में, कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टिविटी ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जिसमें ज्यादा रहेगा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, वह ज्यादा कंडक्टर होगा, उसको हम लोग मेटल कहते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कम है, मतलब कंडक्टिविटी कम है, तब उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अधिक है, कंडक्टिविटी का वैल्यू अधिक है, उसको कंडक्टर कहेंगे। जिसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कम है, कंडक्टिविटी का वैल्यू कम है, उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं। तो एक कंडक्टिविटी का वैल्यू हो गया। अब जरा हम लोग एक बार और देख ले, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है। उसके पहले जरा एक टर्म देख लीजिए। एक टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको म्यू से डिनोट करते हैं या म्यू ई से भी डिनोट करते हैं। म्यू से कहिए या म्यू ई से कहिए। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। पहले आप पढ़ चुके हैं, सिंस मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी कहते हैं। अब जरा इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में? तो चूंकि आप जानते हैं नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इस तरह लिखते हैं ई बाई एम टाउ लिखते हैं। हमको क्या निकालना है? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई इधर कर दें तो हो गया ई बाई एम इंटू टाउ। और यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं म्यू।
सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू का वैल्यू हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड या E बाई एम इंटू टाउ, या म्यू इक्वल टू हो गया E बाई एम टाउ। तो देख लीजिए यहां क्या कहता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। मतलब कह सकते हैं कि यह जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है किस पर डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करेगा, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन पर डिपेंड करेगा। मतलब ये मोबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप पढ़िए, अब आप देखिए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, या इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। देखिए हम लोग देख चुके हैं, सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप देखें, I बाई एन ई ए, एक तो ये फॉर्मूला देखें और एक और फॉर्मूला देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला था, ई बाई एम इंटू टाउ, यही था। एक था इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हो जाएगा I बाई एन ई ए बाई ई टाउ बाई एन। अब जरा इसको ऐसा करते हैं, I बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ई एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई एन। अभी हम बताए थे I बाई ए क्या होता है, करंट बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। एंड एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, इसको क्या कहते हैं, सीधे कह दीजिए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये क्या है,
इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। सो I बाई ए को हम लोग लिख दें जे, सिग्मा इंटू ई। जे सिग्मा इंटू ई, मतलब करेंट डेंसिटी इक्वल टू हो गया करेंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको हम लोग ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहते हैं। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि यह जो करंट डेंसिटी है वेक्टर टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो सिग्मा है कंडक्टिविटी ये है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्या कहेंगे, जे ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये यदि आप कहीं लिखा हुआ है तो इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इसको बोला जाता है। ये जो इसका स्केलर फॉर्म है जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इसको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और इसी को यदि हम वेक्टर टर्म में लिखते हैं, जे को वेक्टर, चूंकि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो इसको कहा जाता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये है ओम्स लॉ। ये स्पेशली होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। अब ऑलरेडी तो हम बता चुके हैं, हाँ क्या क्लासिफिकेशन तो बता ही दिए। क्लासिफिकेशन मतलब मटेरियल का, कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अधिक हो, मतलब जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सबको हम लोग कहते हैं कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर का मतलब हो गया जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो, मतलब जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू कम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं, उसको कहते हैं बैड कंडक्टर कहते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं, उसका वैल्यू दोनों के बीच में रहता है, दोनों के बीच में रहता है, वह एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है। जैसे आप जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या है, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब है सेमीकंडक्टर। तो ये तो हो गया ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि ओम्स लॉ सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ नेचुरल लॉ नहीं है। जिस तरह कुलम्स लॉ को हम लोग नेचुरल लॉ कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को नेचुरल लॉ कहते हैं, मतलब कहीं भी वो एप्लीकेबल है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहीं भी एप्लीकेबल है, कहीं भी यूनिवर्स के किसी भी कोने में चल जाइए, सबके लिए एप्लीकेबल है। कुलम्स लॉ एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चाहे दो चार्ज कहीं भी है तो फोर्स लगेगा, ये है नेचुरल लॉ है। लेकिन ओम का नियम नेचुरल लॉ नहीं है, मतलब सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि ओम्स लॉ कहीं पर फेल्यूर है, कहीं पर काम करता है, कहीं पर काम नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ काम नहीं करता है, मतलब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में लिमिटेशन कहिए, फेल्योर कहिए, चाहे एक्सेप्शन कहिए ओम्स लॉ को। ठीक है, थैंक यू।